Magnetic field intensity is to be calculated on the excess of magnetic field intensity is to be calculated on the excess of solenoid we assume Ampere's loop to be a rectangular loop PQRS with side PQ along the axis of solenoid with side PQ along the axis of solenoid and side QR and SP, side QR and SP perpendicular to the axis as shown. If length PQ is equal to L, then current through Ampere's loop is, if length PQ is equal to L, then current through Ampere's loop is NLI using Ampere's law. B and DL are perpendicular. बोर्ड के लिए important है derivation. Magnetic field intensity of solenoid on its axis. इसमें देखो कुछ नहीं आ रहा समझ तो. हाँ जी. इसके अंदर एक बार ये बता दो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होगा और अगर Because external magnetic field को assume किया है zero because external points पे it's weak as compared to internal points.
सर इसके अंदर इनफाइनाइट वायर क्यों होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड जीरो मैग्नेटिक फील्ड Because जीरो हमने इसमें बी करके को कांस्टेंट माना है, फाइनाइट लेंथ ले लोगे तो बी को कांस्टेंट कैसे मानोगे? हर जगह पे सेम थोड़ी होगा, फाइनाइट होगा तो। बिकॉज मैंने इंटीग्रेशन के बाहर रखा है बी को, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि पी टू क्यू सारी जगह पे बी का मैग्नीट्यूड सेम ही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जब हमने सर्कुलर कॉइल के इंटर्न्स का लिखा है तो हम कैसे रेफर कर रहे थे, जैसे इंटर्न्स में जैसे सर जैसे हमने सर्कुलर कॉइल में इंटर्न्स का लिखा था ना, म्यू नॉट एन आई बाई 2 है, तो उसमें मुझे लगा ऐसी वो मैं यही सोच रहा था, ये वाली शेप। वो होता है कि एक ही जगह पे, मतलब उसमें हम ऐसे स्प्रेड स्प्रिंग की तरह नहीं, जैसे आप पेन के ऊपर वायर को लपेटना शुरू कर दो, तो उसमें हमने ऐसे स्प्रेड नहीं किया नंबर ऑफ टर्न्स को। ओके सर, ठीक है सर, समझ आया। सर इसमें जो एक्सटर्नल पॉइंट्स पे फील्ड होएगा, चाहे वी की है, उसकी मैग्नेटिक लाइंस फील्ड लाइंस कैसी होंगी? फील्ड लाइंस तो डाइपोल की जैसी होती हैं वैसी होंगी ना, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक जाएंगी। फील्ड्स तो हमेशा सेम ही होते हैं, पर इंटरनल पॉइंट्स पे वो क्राउडेड होते हैं, एक्सटर्नल पे स्प्रेड हो जाता है। जैसे अगर मैं सोलेनॉइड बनाऊं, फाइनाइट सोलेनॉइड भी, तो इसका फील्ड ऐसे होगा, तो अंदर डिस्टेंस कम है, बाहर डिस्टेंस ज्यादा है, तो बाहर वाले को निग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके। सो इसको हम लेते हैं बेसिकली डाइपोल का फील्ड, कि एक एंड से दूसरे एंड तक, बट ये हमें बाहर वाला लेना नहीं होता इनफाइनाइट में। नेक्स्ट इज टोरॉइड। टोरॉइड शेप पता है? टोरॉइडल कॉइल हम किसको बोलते हैं? टोरॉइड क्या होता है? solenoid मतलब सर्कुलर किसको बोलते हैं? We say it's a donut shaped structure. कि जैसे आप डोनट के ऊपर कॉइल कर दो, या स्प्रिंग के दोनों एंड्स पकड़ के ज्वाइन कर दो, तो टोरॉइड इज लाइक कि आपके पास ऐसे करंट है यहां से आउटवर्ड्स, डोनट के ऊपर आपने ऐसे वायर लपेट दी, तो ऐसे करंट फ्लो कर रही है। ये बॉडी ऑफ टोरॉइड हो गई, यहां से करंट आउटवर्ड्स, इधर से इनवर्ड्स, ऐसे। तो हमने बताना है इसका मैग्नेटिक फील्ड 3 पॉइंट्स पे। एक हमने निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इधर P1। अगर मेरे को P1 पे निकालना है तो दिस विल बी एम्पियर्स लूप। करंट थ्रू एम्पियर्स लूप कितनी होगी? 0 बिकॉज करंट बाहर फ्लो कर रही है यहाँ पे, इसके अंदर से तो कोई वायर ही पास नहीं कर रही, तो करंट थ्रू एम्पियर्स लूप 0 और P1 पे मैग्नेटिक फील्ड 0। अगर मेरे को इधर निकालना है बाहर, 0 तो मेरे पास जो एम्पियर्स लूप बनेगा इसमें करंट थ्रू एम्पियर्स लूप कितनी? 0
इसमें भी करंट थ्रू एम्पियर्स लूप 0, सो ये नहीं समझ आ रहा इसमें 0 क्यों होती है। बिकॉज जितनी आउटवर्ड्स करंट है उतनी इनवर्ट्स भी हैं। डॉट अक्रॉस सेम होंगे हमेशा। यहाँ से करंट आउटवर्ड्स जा रही है, ऐसे यहाँ से इनवर्ट्स भी जा रही है, तो वो कैंसिल होते जाएंगे ना। सो नेट करंट विल बी 0 इसमें भी। सो हमें बेसिकली सिर्फ बॉडी ऑफ टॉरॉइड में ही निकालना है। हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने की जरूरत है दैट विल बी इन दिस रीजन ओनली, से यहाँ पे। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो करंट थ्रू एम्पियर्स लूप कितनी होगी? NI तो एक्सटर्नल वाला दोबारा बता दो, एक्सटर्नल में 0 कैसे होगा? जितनी करंट आउटवर्ड्स जा रही है उतनी इनवर्ट्स भी तो जा रही है। जितने डॉट हैं उतने क्रॉस भी हैं। P2 के लिए निकालूंगा अगर ये n टर्न्स हैं टोटल, तो P2 पे करंट थ्रू P2 कितनी हो जाएगी एम्पियर्स लूप? NI Ni, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इनटू करंट थ्रू वन लूप i Ni। तो हमने बेसिकली यहाँ पे निकालनी है P1 और P3 पे तो 0 ही आएगी। सो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, फिर इसको लिखते हैं। ये भी बोर्ड का आर्टिकल है। बोर्ड पे दो एप्लीकेशंस हैं एम्पियर्स लॉ की, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टॉरॉइड। So you can write डायग्राम बन गया सबका। Toroid is a donut shaped. Toroid is a donut shaped current carrying coil. Donut shaped current carrying coil consider one such toroid with total number of turns capital N, with total number of turns capital N, total number of turns capital N, and carrying current I, and carrying current I. Magnetic field intensity is to be calculated at 3 points P1, P2 and P3 as shown in figure. P1, P2 and P3 as shown in figure. First is for internal point P1. For internal point P1. Ampere's loop will be
For internal point P1, Ampere's loop will be a smaller circle of radius R1. इसका radius R1 मार्क कर लो P1 का. Smaller circle of radius R1. Smaller circle of radius R1. No current passes through. No current passes through Ampere's loop. Therefore, magnetic field intensity. No current passes through Ampere's loop. Therefore, magnetic field intensity at P1 is 0. Second, लिखो for external point P3. For external point P3. For external point P3, Ampere's loop is a larger circle of radius R3. Ampere's loop is a larger circle of radius R3. Ampere's loop is larger circle of radius R3. अब हमने P1 में लिखा था current through Ampere's loop is 0. P3 में we will write current through net current 0. Because जितनी एक डायरेक्शन में उतनी ऑपोजिट डायरेक्शन में है. Ampere's loop is larger circle of radius R3. Net current through Ampere's loop is 0. Net current through Ampere's loop is 0. Therefore, magnetic field intensity at P3 is also 0. Then is for point P2, which lies inside the body of toroid. Point P2, which lies inside the body of toroid. Ampere's loop is a circle of radius R as shown. Ampere's loop is a circle of radius R as shown. If total number of turns are capital N. If total number of turns are capital N, then current through Ampere's loop. Total number of turns are capital N, then current through Ampere's loop is Ni. Current through Ampere's loop is Ni. B और DL में एंगल कितना बनेगा? अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? मैंने स्मॉल लेंथ ली DL, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में बनेगा, सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में. Yes, sir. So we can say BDL cos 0.
इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगी? 2 pi r। यार B comes out to be n upon 2 pi r is Number of turns per unit length। मतलब इनफाइनाइट सोलेनॉइड और टॉरॉइड का फॉर्मूला सेम ही है। अगर सोलेनॉइड के दोनों एंड्स ज्वाइन कर दिया अगर हमने तो इट मींस वो इनफाइनाइट हो गया जिसका कोई एंड ही नहीं है अब। सो इसलिए इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड और टॉरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है। इसमें आपको हाँ जी सर इसमें हम ये बात कह सकते हैं कि आर वेरीज फ्रॉम मतलब सर इन दोनों के बीच में जो है जो अगेन इसमें भी जो कंसेप्ट होता है दैट इज the cross sectional radius of solenoid is assumed to be small as compared to radius of toroid। मतलब जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस हम लेना है वो r के कंपैरिजन में स्मॉल है, तो हर पॉइंट पे हम सेम मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। सही समझ नहीं आया मतलब क्रॉस क्या सेक्शनल रेडियस क्या होता है? सर वो काटने पे जो मतलब क्रॉस सेक्शनल रेडियस को समझना है ना, मतलब आप समझो कि आपने बहुत पतला डोनट बनाया है, अंदर वैकेंट स्पेस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू थिकनेस ऑफ डोनट। ओके सर ठीक है उससे क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वो क्रॉस सेक्शनल रेडियस हो गया ना, जैसे वो खेलने वाला रिंग होता है। समझ आ रबर गया का, तो समझ आ उसका हम गया। रेडियस जो ले रहे हैं, जो मतलब रबर की ट्यूब है उसका रेडियस हम ले रहे हैं स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द रिंग। मैरिक के लिखो इस पे बेस्ड। इसमें आपको कुछ कंसेप्चुअल आएंगे जो नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होंगे। जैसे वो आपको बोलेंगे कि अगर मतलब इसमें तो मैंने लिया कि विद वैक्यूम और एयर बिटवीन द टोरॉइड, बट अगर कोई मीडियम इंसर्ट कर देंगे टोरॉइड के बीच में या सोलेनॉइड के बीच में, तो वो म्यू नॉट की जगह आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर। म्यू आर विल बी रिलेटिव परमिएबिलिटी, और रिलेटिव परमिएबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? अगर मैं मीडियम इंसर्ट कर दूंगा तो रिलेटिव परमिएबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? मीडियम मतलब मीडियम की किस प्रॉपर्टी पे? मैं अगर बोलूं कि इसमें मैंने नियॉन गैस फिल कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या कम हो जाएगा? मैं एल्यूमिनियम फिल करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या कम हो जाएगा? मैं कोबाल्ट फिल करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या कम हो जाएगा? तो उसके लिए थोड़ी सी केमिस्ट्री आनी चाहिए। तो मैंने जो 3 नाम लिए, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और नियॉन गैस, तीनों में फर्क क्या है? सर नियॉन डायमैग्नेटिक है, कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक है। और एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं और पैरा कौन से होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो हम डायमैग्नेटिक लेते हैं। डायमैग्नेटिक बेसिकली यूनिवर्सल बिहेवियर होता है, मतलब हर सब्सटेंस डायमैग्नेटिक तो होता ही है। वो यहाँ तो डाया सिर्फ डायमैग्नेटिक होगा, या डाया और पैरामैग्नेटिक होगा, या डाया और फेरोमैग्नेटिक होगा। तो डायमैग्नेटिज्म इज अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। जब वो डाया के साथ पैरा या फेरो हो जाता है तो इसे डायमैग्नेटिक बिहेवियर गेट्स ओवरशैडोड, तो उसको हम सिर्फ पैरा या सिर्फ फेरो बोल देते हैं। फेरो के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? 3 मैं बताता हूँ, आयरन, निकल, कोबाल्ट। बाकी 2 पढ़ लिए केमिस्ट्री में या नहीं पढ़ा अभी भी? पढ़ा या नहीं पढ़ा?
क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, डाया, पैरा, फेरो, नहीं पढ़ा? कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, पढ़ा या नहीं पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा अभी तक ये? सब अभी तो पढ़ा आंसर कर रहा था। सर, लेकिन समझ नहीं आया उनके मतलब क्या थे, वो मैग्नेटिक डाइपोल्स वाले चीजें नहीं समझ आई थी। आपने पढ़ा क्या था? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, वो छोड़ो, होते कौन से हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है? वो रिपेल करता है मैग्नेटिक। रिपेल करता है। पैरा वीकली अट्रैक्ट करता है, फेरो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। फेरो की एग्जांपल केमिस्ट्री में याद रखने के लिए कहते हैं बिकॉज 5 ही सब्सटेंसेस हैं। पैरा और डाया के तो बहुत एग्जांपल है। फेरो के 5 ही हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम और डिस्प्रोजियम। बस 5 एलिमेंट ही हैं जो फेरोमैग्नेट होते हैं, इन्हीं के अलॉयज होंगे जो फेरोमैग्नेट होंगे। डायमैग्नेटिज्म को यूनिवर्सल कहते हैं बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। सबसे कॉमन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा पड़ा है जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और सबसे सिंपल स्ट्रक्चर हो? हीलियम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो अब ये वैसे मेरा फील्ड है नहीं, केमिस्ट्री है, बट थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका रेडियस सेम होता है या अलग अलग होता है जिस रेडियस में ये मूव कर रहे हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन्स का बोहर्स मॉडल के हिसाब से सर सेम होता है। एक मैंने लिया ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आया, सेमी सर्कल पूरा करके इधर से अंदर गया। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया तो करंट यहां से बाहर आएगी और करंट इधर से अंदर एंटर करेगी। दूसरे केस में ऑपोजिट हो जाएगा, करंट इधर से बाहर और इधर से अंदर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अगर मेरे को मोशन के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है आइए, एरिया इन विच इट मूव्स इज पाई आर स्क्वायर। टी को मैं लिख देता हूँ 2 पाई बाय ओमेगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक मूवमेंट आई दैट इज ई आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2। वेक्टर रिलेशन है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो जिस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स कर्ल करेंगे, थंब गिव्स यू द डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे मैंने लिया इधर से करंट आउटवर्ड्स, इधर से इनवर्ड्स, तो राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूंगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट डाउनवर्ड्स, इधर से करूंगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट। तो एक इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट डाउनवर्ड्स होती है, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी होगी हीलियम की? 0। ये आपको केमिस्ट्री में आपने सेंटेंस एक जगह लिखा कि अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होती है। यस दिस इज इन द केस ऑफ where no external field is applied. मैंने अभी कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया। अगर मैंने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया तो इन दोनों की मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है बिकॉज दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है तो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। और वो इनवर्ड्स ऐसे एक्ट करेगी दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे। और सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? MR ओमेगा स्क्वायर।
अगर दोनों के लिए फोर्स सेम है तो ओमेगा भी सेम ही आएगा, और दोनों का ओमेगा सेम होगा तो दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी। अब मैंने अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मान लो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच इट रोटेट्स, ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रही है इधर एंड यहां से आउटवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ रहा है। इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? V क्रॉस B। V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी? V आउटवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स है, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन कौन सी होगी? यहाँ पे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड्स है, लेफ्ट। फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? राइट। राइट। बिकॉज फोर्स का ये फॉर्मूला होना था, माइनस E इंटू V क्रॉस B। तो इस इलेक्ट्रॉन पे अब दो फोर्सेस लग रही हैं, एक Fe और एक Fm। सिमिलरली मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अगर इस पे Fm आउटवर्ड लगेगा, किसमें सेंट्रिपिटल फोर्स बढ़ी और किसमें कम हो गई? फर्स्ट में बड़ी, सेकंड। फर्स्ट में अगर सेंट्रिपिटल फोर्स बढ़ जाएगी तो ओमेगा बढ़ जाएगा, यस, ओमेगा बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा। इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट हो गई m प्लस डेल्टा m। इधर सेंट्रिपिटल फोर्स कम हो गई तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी m माइनस डेल्टा m। इधर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 थी, नीचे नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी है इस केस में? 2 डेल्टा m। और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? डाउनवर्ड। आपने यही पढ़ा था, dipoles are aligned in direction opposite to the magnetic field or they are repelled by magnetic field। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, डाइपोल्स उसके ऑपोजिट अलाइन होते हैं डायमैग्नेटिज्म में। एंड वी से डायमैग्नेटिक बिहेवियर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर आल्सो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन मोशन इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। आपने ये पहले कभी पढ़ा है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ पढ़ा है पहले? आपने, मैं आपको याद कराता हूं थोड़ा सा, आपने बोहर्स मॉडल के डिफेक्ट लिखे थे, उसमें लिखा था इट कैन नॉट एक्सप्लेन ज़ीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। यस, याद है? यस। ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है? ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है? स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब इसका मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इसका मतलब क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस? अरे आपने पढ़ा स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस अंडर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस क्या होता है? कुछ तो बोलो। सर अच्छे से नहीं करता वो, मतलब इतना। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पता है क्या होते हैं? सेम सेम एनर्जी लेवल, है ना? सेम एनर्जी लेवल मान लेते हैं। ये मैंने एक लेवल बनाया 3s2। जब एटम्स के बीच में डिस्टेंस लार्ज होता है तो ये डीजेनरेसी होती है, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होगी।
तो अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे अगर कोई वैकेंट स्पेस है इसमें, या हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में अगर कोई ट्रांजिशन हो रही है, मान लो मैंने इसको एनर्जी दी थी तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर 3s2 में चले गए, पहले दो, इधर दो वैकेंसीज आ गई, 2p6 के दो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके हायर एनर्जी ऑर्बिट में चले गए, तो यहाँ पे दो वैकेंसीज हैं अब। बट अगर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो ये डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है, एक की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है, एक की कम हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाने से सेंट्रिपिटल फोर्स बदल जाएगी। तो एक की एनर्जी बढ़ गई और एक की एनर्जी कम हो गई, तो ये एक एनर्जी लेवल की जगह दो एनर्जी लेवल बन गए, ये वाला लेवल तो खत्म हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ा ली, एक ने कम कर ली। अगर डीजेनरेसी होती तो 3s2 से 2p6 एक स्पेक्ट्रल लाइन बननी थी, पर अब ये एक की जगह दो लाइंस बनेंगी, तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस हो गई, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से अगर डीजेनरेसी ब्रेक होती है तो वो एक अलग इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से ब्रेक होती है तो डिफरेंट है। तो ये बेसिकली था, और इसी के बेस पे डायमैग्नेटिज्म को हम एक्सप्लेन करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म के रीजन डिफरेंट है, उसमें अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स को लेते हैं, थर्मल एनर्जीज के साथ हम एक्सप्लेन करते हैं। तो क्योंकि ये वाला जो बिहेवियर है इट विल बी शोन बाय ऑल एलिमेंट्स हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए डायमैग्नेटिज्म तो सब शो करेंगे। अगर इसके साथ साथ पैरा भी हुआ तो फिर ये ओवरशैडो हो जाता है, बिकॉज इट्स अ वेरी वीक बिहेवियर। द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो 2 डेल्टा एम आ रही है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू the original dipole moment of any given electron. रट्टे थोड़े कम मारा करो केमिस्ट्री में भी, चीजों को समझोगे तो याद हो जाएंगी, अगर ऐसे मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो फिर चीजें समझ नहीं आएंगी। फिजिकल केमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप समझ के करोगे तो। इनऑर्गेनिक में आप कह सकते हो थोड़ा बहुत रट्टा चलता है, बिकॉज प्रॉपर्टीज हैं वो याद रखनी है, तो इनऑर्गेनिक को रट सकते हो। फिजिकल और ऑर्गेनिक हमेशा समझ के किया करो। सही है सर, जैसे कोई बुक बताना जिसमें लिखा था क्या सर, जैसे अब समझ आ गया, पहले ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। तो जैसे कोई ऐसी बुक है केमिस्ट्री जिसमें जैसे एक्सप्लेनेशन होती है? मतलब जैसे फिजिक्स में आती है ना बुक्स, यूनिवर्सिटी फिजिक्स वगैरह, वैसे केमिस्ट्री में भी आती हैं, पर उसमें एक इशू है, मैं क्यों आपको बुक्स नहीं बताता वो वाली, बिकॉज केमिस्ट्री की ना ऐसी बुक्स हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री की जैसे बुक है तो उसमें बीएससी का भी सादा सिलेबस दे रखा है, तो आपको ये नहीं समझ आएगा मैं क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं, जब तक कोई टीचर रिकमेंड ना करे वो आपको फिर बता सकता है कि ये पढ़ लेना और ये छोड़ देना। ऑर्गेनिक के लिए बहुत अच्छी बुक एक आती है, सोलोमन फ्राई, नेट से देखना मिल जाएगी, पर उसमें सोलोमन फ्राई की 2 बुक्स आती हैं ऑर्गेनिक की, एक सोलोमन फ्राई, एक सोलोमन फ्राई एमएस चौहान। तो एमएस चौहान ने क्या किया, उसने जो पार्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं चाहिए था वो हटा दिया। ओरिजिनल बुक सोलोमन फ्राई है, पर उसमें जो जो पार्ट हमें 12th के लेवल के लिए चाहिए बस वो रहने दिया, बाकी सब रिमूव कर दिया। तो ओरिजिनल सोलोमन की जगह जो सोलोमन एमएस चौहान है वो बेटर बुक है, बिकॉज उसमें आपका उसने काम आसान कर दिया कि उसने जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो निकाल दी, जो थोड़ा बहुत एडिशनल चाहिए था वो ऐड कर दिया, तो एक फॉरेन बुक को इंडियन बुक बना दिया। तो फिजिकल में मेरे ख्याल से ऐसी कोई बुक आती नहीं शायद, मतलब एटकिंस आती है, पर एटकिंस अगर आपको कोई टीचर हेल्प नहीं करेगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, उसमें एक टीचर की हेल्प चाहिए जो आपको बताए क्या पढ़ो और क्या छोड़ो। या फिर सर जेडी जेडी ली इनऑर्गेनिक है, जेडी ली इज नॉट फॉर ऑर्गेनिक और फिजिकल। जेडी ली की जो बुक है वो सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। जेडी ली नो डाउट बहुत अच्छी बुक है,
तो इनऑर्गेनिक क्योंकि एंट्रेंस में आती भी कम है, और मेरे ख्याल से जेडी ली में इसलिए भी नहीं कहता बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम में कभी भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आई। तो एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है, उसमें कुछ समझने वाला इतना है नहीं ना, तो एनसीईआरटी चल जाती है। फिजिकल समझनी चाहिए, ऑर्गेनिक समझनी चाहिए, खास करके जिन्होंने एडवांस की तैयारी करनी है। नेक्स्ट राइट न्यूमेरिकल लिखो एक। इजी है वैसे। A coil is wrapped around a toroid of inner radius 10 centimeter and outer radius 20 centimeter. सर टॉरॉइड के बाद क्या बोला था? Inner radius 10 centimeter and outer radius 20 centimeter. If the wrapped wire has 600 turns, and carries a current of 10 ampere, find the सर करंट की वैल्यू बता दो। 10 ampere. 10 ampere. Find the value of maximum and minimum value of magnetic field inside toroid. अब इसमें क्या किया उन्होंने, क्रॉस सेक्शनल रेडियस को नेग्लिजिबल नहीं माना। अगर हम क्रॉस सेक्शनल रेडियस को नेग्लिजिबल नहीं मानेंगे तो मैक्सिमम फील्ड कहाँ पे होगा, 10 सेंटीमीटर पे या 20 सेंटीमीटर पे? बिकॉज फॉर्मूला इज म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। 10 और 20 पे मिनिमम हो जाएगा, 10 पे मैक्सिमम हो जाएगा, 20 पे मिनिमम हो जाएगा। तो वो निकालना है मैक्सिमम कितना मिनिमम कितना। एक बार आर को 10 ले लो, एक बार 20 ले लो। 10 पे निकाल लोगे तो 20 पे उसका हाफ ही होना है, बिकॉज रेडियस को डबल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा। तो 12 into 10 raised to power -7 is 12 into 10 raised to power -7. -3 है मेरे पास आंसर। -3 आ रहा है सर। सो मैंने वो सेंटीमीटर को मीटर में किया। हाँ तो सेंटीमीटर्स को मीटर्स में करके ही -3 आएगा। यस सर। यस सर ठीक है, तो -3 आएगा डिवाइड। So 12 into 10 raised to power -3 और फिर 20 सेंटीमीटर पे आ जाएगा 6 into 10 raised to power -3 टेस्ला। 12 into 10 raised to power -3 टेस्ला और 6 into 10 raised to power -3 टेस्ला। ये बोर्ड का प्रीवियस ईयर था। तो कल करते हैं इसके आगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में कुछ ही एक दो चीज़ें रह गई हमारी। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की ज़रूरत है और डायरेक्शंस की, कि आपको डायरेक्शंस ठीक से निकालनी आनी चाहिए। तो कल न्यूमेरिकल्स करेंगे, परसों करेंगे फिर इसके आगे की थ्योरी। सर हाँ जी। आपने इसके अंदर कोई एक्सेप्शन ली थी क्या? समझ नहीं आया था वो आपने कहा था ना कि इसमें स्पेशली क्या अलग अलग इसमें रेडियस अलग अलग होने से चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड की मैंने जब इंटेंसिटी। डेरिवेशन की थी बोर्ड वाली तो हमने कहा था कि रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ टॉरॉइड। जी और इसमें वो नहीं दिया, इसमें दिया है कि रेडियस इज कंपैरेबल। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 10 है, रेडियस ऑफ रिंग जो है इनर आउटर रेडियस दे दिया है
तो इसमें वो एक स्पेशल केस नहीं बनेगा। आपको पहले दिए थे 42 तक क्वेश्चन, 50 तक ट्राई करो, 43 to 50 या आगे भी कर लो, 52 तक कर लो, 43 to 52। हाँ जी, एक बार खत्म कर लेना 61 तक, फिर एक ही बार ही लूंगा। रोज डाउट्स लेने का फायदा नहीं होगा कि रोज दो दो तीन तीन डाउट्स लें। तो 52 तक तो हो ही गए, एक दिन और देंगे 61 तक, फिर सारे इकट्ठे डाउट्स ले लेंगे एक क्लास में। सर थोड़े पिछले चैप्टर्स के भी थे, मतलब एक कैपेसिटेंस के भी थे। वैसे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटेंस कर रहे थे तब क्यों नहीं पूछे वो डाउट? सर आपने कहा मैं था ले तो लूंगा, सर मैं आपने ले कहा तो था लूंगा, कि मैं ये बाद नहीं में कह रहा, बट साथ साथ करते जाना आगे, मतलब ऐसे बैकलॉग ना रखना। वैसे अब इसमें से एचसी में से हमने ऑप्टिक्स इसमें से करना नहीं है, ईएमआई करेंगे, एसी इसमें है नहीं ढंग से, तो ईएमआई करेंगे और फिर बाद में असाइनमेंट्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा, बिकॉज ऑप्टिक्स की साइन कन्वेंशन एचसी की डिफरेंट है जो एंट्रेंस में होती है उससे।